अध्याय 12। एक काला बदमाश। जब जेन क्लेटन को होश आया तो उसने देखा कि एंडरसन उसके ऊपर खड़ा है और उसने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रखा है। जब उसकी नज़र उन पर पड़ी तो उसके चेहरे पर दुख और भय के भाव उभर आए। क्या बात है? उसने पूछा। क्या तुम बीमार हो? मेरा बच्चा कहाँ है? वो उसके सवालों को नज़रअंदाज करते हुए चिल्लाई। एंडरसन ने उस मोटे शिशु को आगे बढ़ाया, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। यह मेरा नहीं है, उसने कहा। तुम्हें पता था कि यह मेरा नहीं है। तुम रूसी की तरह शैतान हो। एंडरसन की नीली आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम्हारा नहीं, उसने कहा। तुमने मुझे बताया कि किनकेड पर सवार बच्चा तुम्हारे बच्चे पर प्रतिबंध लगाता है। यह नहीं, जेन ने उदास होकर जवाब दिया। दूसरा कहाँ है? दो रहे होंगे। मुझे इसके बारे में पता नहीं था। वहाँ कोई और बच्चा नहीं था। अरे, इस प्रतिबंध को तुम्हारा टैंक बनाओ। मुझे बहुत खेद है। एंडरसन बेचैनी से इधर उधर देखने लगा, पहले एक पैर पर खड़ा हुआ और फिर दूसरे पर। जेन को ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो बच्चे की असली पहचान के बारे में, अपनी अज्ञानता के बारे में अपने दावे में ईमानदार था। कुछ ही देर में बच्ची ने बांग देना शुरू कर दिया और स्वीडिश महिला की बाहों में ऊपर नीचे उछलने लगी, साथ ही साथ अपने छोटे छोटे हाथों से युवती की ओर झुकने लगी। वो इस अपील का सामना नहीं कर सकी और धीमी आवाज में रोते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। कुछ मिनटों तक वह चुपचाप रोती रही, उसका चेहरा बच्चे की गंदी छोटी पोशाक में छिपा हुआ था। निराशा का पहला झटका कि वो छोटी सी चीज उसका प्रिय जैक नहीं थी, एक बड़ी उम्मीद में बदल गई कि आखिरकार कोई चमत्कार हुआ था जिसने किनकेड के इंग्लैंड से रवाना होने से पहले आखिरी क्षण में रोकोफ के हाथों से उसका बच्चा छीन लिया। फिर जंगली जंगल की भयावहता के बीच अकेली और लाचार इस नन्ही सी बच्ची की मूक अपील भी थी। किसी भी अन्य विचार से ज्यादा यही वो विचार था जिसने उसकी माँ के दिल को उस मासूम बच्चे के लिए झकझोर दिया था, जबकि वह अभी भी इस बात से निराश थी कि उसे उसकी पहचान में धोखा दिया गया था। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह बच्चा किसका है? उसने एंडरसन से पूछा। व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, उसने कहा। अगर वह तुम्हारे बच्चे पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो मुझे नहीं पता कि वह किसके बच्चे पर प्रतिबंध लगाएगा। रोकोफ ने कहा कि यह तुम्हारा था। मैं भी टैंक करता हूँ, इसलिए वह टैंक करता है। अब हम इसके साथ क्या करें? मैं किनकेड वापस नहीं जा सकता। रोकोफ मुझे गोली मार देगा, लेकिन तुम वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें समुद्र में ले जाऊंगा और फिर ये कुछ काले लोग तुम्हें जहाज पर ले जाएंगे। नहीं, नहीं, जेन ने चिल्लाते हुए कहा। दुनिया के लिए नहीं। मैं फिर से उस आदमी के हाथों में पड़ने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। नहीं, चलो चलते हैं और इस बेचारे छोटे जीव को अपने साथ ले जाते हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो हम किसी न किसी तरह बच जाएंगे। इसलिए उन्होंने फिर से जंगल के रास्ते उड़ान भर ली और अपने साथ आधा दर्जन मोसुलास को लेकर भोजन सामग्री और तंबू ले गए, जिन्हें एंडरसन ने भागने की तैयारी के लिए छोटी नाव पर तस्करी करके लाया था। युवती ने जो यातनाएं झेली, वे दिन रात एक लंबे, निरंतर भयावह दुर्स्वप्न में इस तरह विलीन हो गईं कि उसे जल्दी समय का पता ही नहीं चला। वे कई दिनों से भटक रहे थे या सालों से, वह नहीं बता सकती थी। भय और पीड़ा की उस अनंतता में एक उज्ज्वल बिंदु वह छोटा बच्चा था जिसके नन्हे हाथों ने बहुत पहले ही अपनी कोमल उंगलियों को उसके दिल पर मजबूती से जकड़ लिया था। एक तरह से उस छोटी सी चीज ने उस जगह को ले लिया और उस दर्दनाक खालीपन को भर दिया जो उसके अपने बच्चे की चोरी से पैदा हुआ था। बेशक ये कभी भी वैसा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी दिन ब दिन उसे अपनी माँ का प्यार मिलता गया, जो उस बेसहारा बच्चे को और भी करीब से ढांक रहा था, जब तक कि वह कभी कभी आंखें बंद करके इस मीठी कल्पना में खो जाती कि उसकी छाती पर मानवता की वह छोटी सी गठरी वास्तव में उसकी अपनी है। कुछ समय तक अंतर्देशीय क्षेत्र में उनकी प्रगति बेहद धीमी रही। शिकार के लिए तट से गुजरने वाले स्थानीय लोगों के जरिए उन्हें समय समय पर यह खबर मिलती रही कि रोकोफ को अभी तक उनके भागने की दिशा का अंदाजा नहीं था। ये और इस कोमल नस्ल
की महिला के लिए यात्रा को जितना संभव हो सके उतना हल्का बनाने की इच्छा ने एंडरसन को कई विश्रामों के साथ छोटे और आसान मार्च की धीमी गति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वीडिश ने यात्रा के दौरान बच्चे को अपने साथ रखने पर जोर दिया और अनगिनत अन्य तरीकों से जेन क्लेटन की ताकत को बनाए रखने में मदद की। बच्चे की पहचान में की गई गलती का पता चलने पर वो बहुत दुखी हुआ था, लेकिन एक बार जब युवती को यकीन हो गया कि उसके इरादे वाकई बहादुरी भरे थे, तो उसने उसे उस गलती के लिए खुद को कोसने की अनुमति नहीं दी, जिसे वह किसी भी तरह से टाल नहीं सकता था। प्रत्येक दिन के मार्च के अंत में एंडरसन जेन और बच्चे के लिए एक आरामदायक आश्रय का निर्माण करता था। उसका तंबू हमेशा सबसे अनुकूल स्थान पर लगाया जाता था। इसके चारों ओर कांटों की छत मोसुला द्वारा बनाई गई सबसे मजबूत और अभेद्य छत थी। उसका भोजन सबसे अच्छा था जो उनके सीमित भंडार और स्वीडिश राइफल द्वारा प्रदान किया जा सकता था, लेकिन जिस चीज़ ने उसके दिल को सबसे ज्यादा छुआ हुआ था वह सौम्य विचार और शिष्टाचार जो उस आदमी ने हमेशा उसे दिया। ये बात की चरित्र की ऐसी महानता इतनी घृणित बाहरी छवि के नीचे छिपी हो सकती है, उसके लिए आश्चर्य और विस्मय का विषय बनी रही, जब तक कि अंततः उस व्यक्ति की जन्मजात शिष्टता और उसकी अचूक दयालुता और सहानुभूति ने, जहाँ तक जेन का संबंध था, उसके स्वरूप को बदल दिया, जब तक कि उसने उसके चेहरे पर केवल उसके चरित्र की मिठास को ही प्रतिबिंबित होते नहीं देखा। वे कुछ बेहतर तरीके से आगे बढ़ने लगे थे कि तभी उन्हें खबर मिली कि रोकोफ उनसे बस कुछ कदम पीछे है और उसे आखिरकार उनके भागने की दिशा का पता चल गया है। तभी एंडरसन नदी की ओर चल पड़ा और उसने एक मुखिया से डोंगी खरीदी जिसका गांव उगम्बी से थोड़ी दूरी पर एक सहायक नदी के किनारे पर था। इसके बाद भागने वालों का छोटा सा दल उगम्बी की चौड़ी नदी की ओर भाग गया और उनकी भागने की गति इतनी तेज हो गई कि उन्हें अपने पीछा करने वालों के बारे में कोई खबर नहीं मिली। नदी पर डोंगी से यात्रा समाप्त होने पर उन्होंने अपनी डोंगी छोड़ दी और जंगल की ओर चल पड़े। यहाँ आगे बढ़ना एक साथ कठिन, धीमा और खतरनाक हो गया। उगम्बी से निकलने के दूसरे दिन बच्चा बुखार से बीमार पड़ गया। एंडरसन को पता था कि इसका क्या नतीजा होगा, लेकिन वह जेन क्लेटन को सच्चाई बताने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि युवती बच्चे को लगभग उसी तरह प्यार करने लगी थी जैसे वह उसका अपना खून मर्द हो। चूंकि बच्चे की हालत के कारण आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए एंडरसन ने मुख्य पथ से थोड़ा हटकर एक छोटी नदी के किनारे एक प्राकृतिक स्थान पर शिविर बनाया। यहाँ जेन ने अपना हर क्षण उस छोटे से पीड़ित की देखभाल में समर्पित कर दिया, और जैसे कि उसका दुख और चिंता वह सब कुछ नहीं थी जिसे वह सहन कर सकती थी। एक और झटका मोसुला पोटर की अचानक घोषणा से आया, जो उस जंगल से सटे जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था, जहाँ रोकोफ और उसका दल उनके काफी करीब डेरा डाले हुए थे और स्पष्ट रूप से इस छोटे से कोने की ओर उनका पीछा कर रहे थे, जिसे सभी ने छिपने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान समझा था। इस जानकारी का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, और वह ये कि उन्हें शिविर तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे बच्चे की हालत कैसी भी हो। जेन क्लेटन रूसी के गुणों को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि जैसे ही वह उन्हें फिर से पकड़ेगा, वह उसे बच्चे से अलग कर देगा, और वह जानती थी कि इस अलगाव का मतलब होगा बच्चे की तत्काल मृत्यु। जैसे ही वे एक पुराने और लगभग उगाए खेल पथ पर उलझी हुई वनस्पतियों के बीच से आगे बढ़े, मोसुला के कुली एक एक करके उन्हें छोड़कर चले गए। जब तक रूसी और उसके दल द्वारा पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं था, तब तक वे अपनी निष्ठा और वफादारी में काफी दृढ़ थे। हालांकि उन्होंने रोकोफ के क्रूर स्वभाव के बारे में इतना कुछ सुन लिया था कि वे उससे बहुत डरने लगे थे, और अब जब उन्हें पता चल गया कि वो उनके करीब है, तो उनके डरपोक दिलों ने उन्हें और मजबूत नहीं किया, और जितनी जल्दी हो सके उन्होंने तीनों गोरों को छोड़ दिया। फिर भी एंडरसन और लड़की आगे बढ़ते रहे। स्वीडन का आदमी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ा, जहां रास्ता पूरी तरह से उगाया था, इसलिए इस मार्च में यह जरूरी था कि युवती बच्चे को लेकर चले। पूरे दिन वे चलते रहे। दोपहर में उन्हें एहसास हुआ कि वे असफल हो गए हैं। उनके ठीक पीछे उन्होंने एक बड़े सफारी की आवाज़ सुनी जो उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी जिसे उन्होंने अपने पीछा करने वालों के लिए साफ कर दिया था। जब ये स्पष्ट हो गया कि कुछ ही समय में उन्हें पकड़ लिया जाएगा,
तो एंडरसन ने जेन को एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा दिया तथा उसे और बच्चे को झाड़ियों से ढक दिया। 1 मील आगे एक गांव है, उसने उससे कहा। मोसुला ने हमें छोड़ने से पहले मुझे इसका स्थान बताया था। रूसियों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करो, फिर तुम गांव में जाओ। टैंक प्रमुख को गोरे लोगों के अनुकूल बनाओ, मोसुला ने मुझे रोक दिया। वैसे भी हम इतना ही कर सकते थे। थोड़ी देर बाद चीफ आपको समुद्र के किनारे मोसुला गांव के पास ले जाएगा और थोड़ी देर बाद एक जहाज उगाम्बी के मुहाने पर उतरेगा। तब आप ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेडी। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, स्वेन? जेन ने पूछा। तुम यहाँ क्यों नहीं छिप सकते और मेरे साथ समुद्र में वापस क्यों नहीं जा सकते? आपको उस रूसी को मार डालना होगा जिस पर आपने प्रतिबंध लगाया है, ताकि वह फिर कभी आपकी तलाश न करे। और एंडरसन मुस्कुराया। लड़की ने जोर देकर कहा, तुमने उसे यह बता दिया है तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ सकती? एंडरसन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तुमने जिस रूसी को मार डाला है, उसके बाद मैं किसी और के साथ शामिल नहीं होऊंगा। तुम्हारा मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हें मार डालेगा? जेन ने पूछा, और फिर भी उसके दिल में वह जानती थी कि यह वही है जो महान बदमाश स्वीडिश द्वारा विफल किए जाने का बदला लेने के लिए करेगा। एंडरसन ने जवाब नहीं दिया, सिवाय उसे चुप रहने की चेतावनी देने और उस रास्ते की ओर इशारा करने के जिस पर वे अभी अभी आए थे। मुझे परवाह नहीं है, जेन क्लेटन ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर मैं किसी भी तरह से इसे रोक सकती हूँ तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मुझे अपना रिवॉल्वर दे दो। मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ और हम दोनों मिलकर उन्हें तब तक रोक सकते हैं जब तक कि हम भागने का कोई रास्ता नहीं खोज लेते। ये काम नहीं करेगा, लेडी, एंडरसन ने जवाब दिया। वे केवल हम दोनों को ही पकड़ लेंगे और फिर आए आपका कुछ भी भला नहीं कर पाएगा। बच्चे के बारे में सोचो, लेडी, और तुम दोनों के लिए फिर से रोकोफ के हाथों में पड़ना क्या होगा? उसकी खातिर तुम्हें वही करना होगा जो आए कहता है। लो, मेरी राइफल और गोला बारूद ले लो, तुम्हें उनकी जरूरत पड़ सकती है। उसने बंदूक और बैंडोलिया को जेन के बगल में बने आश्रय में धकेल दिया। फिर वह चला गया। वह उसे देख रही थी कि वह रूसी सफारी से मिलने के लिए रास्ते पर लौट रहा था। जल्द ही रास्ते में एक मोड़ ने उसे नजरों से ओझल कर दिया। उसका पहला आवेग उसका पीछा करना था। राइफल के साथ वह उसकी सहायता कर सकती थी, और इसके अलावा वह ये भयानक विचार भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसे अकेले जंगल में अकेले छोड़ दिया जाएगा, बिना किसी मित्र के जो उसकी सहायता कर सके। वह अपने आश्रय से रेंगते हुए निकल पड़ी और एंडरसन के पीछे जितनी जल्दी हो सके दौड़ने लगी। जैसे ही उसने बच्चे को अपने पास खींचा, उसने उसके छोटे से चेहरे पर नजर डाली। वह कितना लाल था, वह छोटी सी चीज कितनी अस्वाभाविक लग रही थी। उसने अपना गाल अपने गाल की ओर उठाया। वह बुखार से बहुत गर्म था। डर के मारे थोड़ी सी सांस लेते हुए जेन क्लेटन जंगल के रास्ते पर खड़ी हो गई। राइफल और बैंडोलिया उसके बगल में आश्रय में भूल गए थे। एंडरसन, रोकोफ और उसके बड़े खतरे को भुला दिया गया था। उसके भय से पागल मस्तिष्क में केवल यही भय घूम रहा था कि यह छोटा, असहाय बच्चा भयंकर जंगल बुखार से पीड़ित है और वह उसके कष्टों को कम करने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है, ऐसे कष्ट जो आंशिक चेतना के आगामी अंतरालों के दौरान निश्चित रूप से आते थे। उसका एक ही विचार था कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो उसकी मदद कर सके, कोई ऐसी महिला जिसके अपने बच्चे हों, और इस विचार के साथ ही उसे उस दोस्ताना गांव की याद आ गई जिसके बारे में एंडरसन ने बात की थी। अगर वह समय रहते वहां पहुंच पाती। अब समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। एक चौंकी हुई मृग की तरह वह मुड़ी और एंडरसन द्वारा बताई गई दिशा में भाग गई। पीछे से अचानक लोगों की चीखें, गोलियों की आवाजें और फिर सन्नाटा छा गया। वह जानती थी कि एंडरसन की मुलाकात रूसी से हो चुकी है। आधे घंटे बाद वह थकी हुई सी एक छोटे से छप्पर वाले गांव में पहुंची। देखते ही देखते उसे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने घेर लिया। उत्सुक, जिज्ञासु, उत्साहित स्थानीय लोगों ने उससे सैकड़ों सवाल पूछे, जिनमें से एक भी वह समझ नहीं पाए और न ही उसका जवाब दे पाए। वो बस इतना ही कर सकी कि आंसू भरी आंखों से बच्चे की ओर इशारा कर
जो अब उसकी बाहों में दयनीय रूप से रो रहा था, बार बार दोहराती रही, बुखार बुखार बुखार। अश्वेतों को उसकी बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन उन्होंने उसकी परेशानी का कारण समझ लिया और जल्द ही एक युवती ने उसे एक झोपड़ी में खींच लिया और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर बच्चे को शांत करने और उसकी पीड़ा को कम करने की पूरी कोशिश करने लगी। जादूगर आया और उसने बच्चे के सामने एक छोटी सी आग जलाई, जिस पर उसने एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में कुछ अजीबोगरीब मिश्रण उबाला, उसके ऊपर अजीबोगरीब तरीके से घुमाया और अजीबोगरीब नीरस मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उसने एक जेब्रा की पूंछ को उस मिश्रण में डुबोया और कुछ और बुदबुदाते हुए और मंत्रोच्चार करते हुए तरल पदार्थ की कुछ बूंदें बच्चे के चेहरे पर छिड़क दी। उसके जाने के बाद महिलाएं इधर उधर बैठी रहीं और विलाप करती रहीं और तब तक रोती रहीं जब तक कि जेन को नहीं लगा कि वह पागल हो जाएगी, लेकिन ये जानते हुए कि वे ये सब अपने दिल की दया से कर रही थी, उसने उन भयानक घंटों के डरावने जागृत दुर्स्वप्न को मूक और धैर्यपूर्वक पीड़ा में सहन किया। आधी रात के करीब उसे अचानक गांव में हलचल का एहसास हुआ। उसने स्थानीय लोगों की बहस की आवाजें सुनी, लेकिन वह उनके शब्द समझ नहीं पाए। कुछ देर बाद उसे झोपड़ी की ओर आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसमें वह बच्चे को गोद में लिए हुए एक चमकदार आग के सामने बैठी थी। वह नन्हा बच्चा अब बिल्कुल शांत पड़ा था, उसकी पलकें आधी उठी हुई थीं और पुतलियां बुरी तरह से उल्टी हुई दिख रही थीं। जेन क्लेटन ने डरी हुई आंखों से उस छोटे से चेहरे को देखा। यह उसका बच्चा नहीं था, उसका मांस और खून नहीं था, लेकिन वह छोटा असहाय प्राणी उसके लिए कितना करीब, कितना प्रिय हो गया था। उसका दिल, जो अपने आप से वंचित था, इस गरीब, छोटे, अनाम बच्चे के लिए पसीज गया था और उस पर वह सारा प्यार लुटा दिया था जो उसे किनकेड पर कैद के लंबे, कठिन हफ्तों के दौरान नहीं मिला था। उसने देखा कि अंत निकट था और यद्यपि वह अपनी हानि के बारे में सोचकर भयभीत थी, फिर भी उसे आशा थी कि अब वह शीघ्र ही आ जाएगा और उस नन्ही पीड़िता के कष्टों का अंत हो जाएगा। झोपड़ी के बाहर से जो पदचाप उसने सुनी थी, वह अब दरवाजे के सामने रुक गई थी। फुसफुसाहट भरी बातचीत हुई और एक क्षण बाद कबीले का मुखिया मगनवाज़म अंदर आया। उसने उसे बहुत कम देखा था, क्योंकि गांव में घुसते ही महिलाओं ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। अब उसे लगा कि मगनवाज़म एक दुष्ट दिखने वाला जंगली आदमी था, जिसके चेहरे पर क्रूरता के सभी निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जेन क्लेटन को वह इंसान से ज्यादा गोरिल्ला लग रहा था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और आखिरकार उसने किसी बाहरी व्यक्ति को पुकारा। उसके बुलावे पर एक और नीग्रो आया, एक ऐसा आदमी जो मगनवाज़म से बिल्कुल अलग दिखावट का था, इतना अलग कि जेन क्लेटन ने तुरंत ही तय कर लिया कि वह किसी दूसरी जनजाति का है। यह आदमी दुभाषिया की तरह काम करता था और मगनवाज़म द्वारा पूछे गए पहले सवाल से ही जेन को सहज ही यह विश्वास हो गया कि वह जंगली आदमी किसी गुप्त मकसद से उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसे यह अजीब लगा कि वह व्यक्ति अचानक उसकी योजनाओं में दिलचस्पी लेने लगा, विशेषकर उसके गंतव्य में, जबकि उसकी यात्रा उसके गांव में रुक गई थी। जानकारी छिपाने का कोई कारण न देखकर उसने उसे सच बता दिया, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या वह यात्रा के अंत में अपने पति से मिलने की उम्मीद कर रही है, तो उसने नकारात्मक रूप से अपना सिर हिला दिया। फिर उसने दुभाषिया के माध्यम से उसे अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। मैंने अभी अभी कुछ लोगों से, जो महान जल के किनारे रहते हैं, ये जाना है कि आपके पति ने कई बार उगाम्बी तक आपका पीछा किया था, जब अंततः स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर उन्हें मार डाला। इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि यदि आप अपने पति से इस लंबी यात्रा के अंत में मिलने की उम्मीद करती हैं, तो आप अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि इसके बजाय आप वापस लौटकर तट पर जा सकती हैं। जेन ने मगनवाज़म को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया, हालांकि उसका दिल इस नए आघात से पीड़ित होने के कारण सुन्न हो गया था। वह जिसने इतना कुछ सहा था, अब दुख की सबसे तीव्र पीड़ा की पहुंच से बाहर थी, क्योंकि उसकी इंद्रियां सुन्न और कठोर हो गई थीं। वह सिर झुकाए बैठी थी और अपनी गोद में बच्चे के चेहरे को देखती रही। मगनवाज़म झोपड़ी से बाहर निकल चुका था। कुछ देर बाद उसे प्रवेश द्वार पर शोर सुनाई दिया, एक और व्यक्ति अंदर आ गया था।
उसके सामने बैठी महिलाओं में से एक ने उनके बीच जलती हुई आग के जलते अंगारों पर एक लकड़ियां फेंकी। अचानक भड़की हुई लौ से झोपड़ी के अंदर तक रोशनी फैल गई, मानो जादू से आग भड़क उठी हो। लौ ने जेन क्लेटन की भयभीत निगाहों के सामने यह उजागर कर दिया कि बच्चा पूरी तरह से मर चुका है। उसे कितना समय हो गया था, इसका अंदाजा वह नहीं लगा सकी। एक घुटन भरी गांठ उसके गले तक आ गई, उसका सिर उस छोटी सी गठरी पर चुपचाप झुक गया जिसे उसने अचानक अपनी छाती से लगा लिया था। एक क्षण के लिए झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। फिर उस स्थानीय महिला ने भयंकर चीखें मारी। एक आदमी ने जेन क्लेटन के सामने खांसते हुए उसका नाम बोला। अचानक उसने अपनी आंखें उठाकर निकोलस रोकोफ के व्यंग्यपूर्ण चेहरे को देखा।